नमस्कार, आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया। फैसले की बड़ी प्रतीक्षा थी बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने याचिका डाली थी, जो उसके समर्थक थे उनको भी, जो उसका विरोध कर रहे थे वो भी। विरोध में बहुत से लोग थे, लेकिन इस देश की समस्या ये है कि अच्छी बात का समर्थन करने के लिए लोग सामने आते नहीं और बुरी बात का विरोध करने के लिए भी नहीं आते। उस पर बात आगे करूंगा। पहले बात कि फैसले में है क्या, मुख्य बातें क्या है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देगा। ये बात संविधान पीठ ने एक मत से नहीं कही है, ये थोड़ी चिंता की बात है। ये फैसला आया है बहुमत से 3-2 के। 3 जो जज हैं उन्होंने, इन 3 जजों में जस्टिस हिमा कोहली, रविंद्र भाट और पीएस नरसिम्हा, इन 3 जजेस का एक फैसला है और डिसेंटिंग फैसला है, जो असहमति जताने वाला फैसला है, वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल का है। इन दोनों लोगों का मानना था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को एडॉप्शन का यानी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। ये दोनों कह रहे थे कि अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात जिस पर सहमति थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को हाथ नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई संशोधन या उसकी संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई संशोधन करना होगा तो वो लेजिस्लेचर का डोमेन है, यानी संसद का अधिकार है, संसद उसके बारे में फैसला करेगी। तो मुख्य रूप से ये फैसला आया, सुनकर लगता है कि बहुत अच्छा फैसला आया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर समाज को नष्ट करने का जो प्रयास हो रहा है, जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, उस पर रोक लग गई है। लेकिन बहुत खुश मत होइए, ये बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं आई है। ये जो 3 जस्टिसेज हैं जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने बहुमत से फैसला दिया है, उन्होंने एक तरह से कहिए कि इस समस्या को कुछ समय के लिए टाल दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, संजय किशन कौल, और मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप किसी जज पर नहीं कर रहा हूँ, उनकी सोच, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी तरह सोचने वालों की जो संख्या है इस देश में नहीं, देश के बाहर भी। असल में इन लोगों पर ज़्यादा असर यूरोप और अमेरिका का है। वहाँ जो कूड़ा कचरा हो रहा है, ये अपने देश में एक बड़ा वर्ग है इंटेलेक्चुअल्स का, उसमें जजेस भी शामिल हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं। ये सब लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि पश्चिम में जो हो रहा है वो सबसे अच्छा है। अगर भारत में वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भारत पिछड़ा हुआ है, दकियानूसी है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पश्चिम में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो, वो दरअसल देश को जो है कई शताब्दी पीछे ले जाना चाहते हैं। ये इन लोगों की सोच है। अब आप देखिए कि इस चक्कर में, पश्चिम की नकल के चक्कर में, जिस दिन ये इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, उस दिन जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया था कि एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ का नहीं, ऐसी सोच रखने वालों का। एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा कि पुरुष जननांग और स्त्री जननांग के आधार पर स्त्री पुरुष का फैसला नहीं हो सकता। वो दरअसल ठीक वही बात दोहरा रहे थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ दिन पहले कही थी। इसी चक्कर में पूरा यूरोप और अमेरिका बर्बाद हो रहा है। वहाँ की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। 10 साल 12 साल के बच्चों का सेक्स चेंज किया जा रहा है। और इन लोगों के हिसाब से स्त्री पुरुष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्त्री पुरुष का, मेल फीमेल, पति पत्नी, ये शब्द ही नहीं होना चाहिए। माता पिता को नया नाम दिया है इन लोगों ने, बर्थिंग पीपुल, जो बच्चा पैदा करते हैं वो लोग। अब आप देखिए जो इसका मकसद है, मान लीजिए कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल जाती तो क्या होता? 2 पुरुष साथ रह रहे हैं, उनमें कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये निर्धारित करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो कहते हैं ट्रांसजेंडर किसी से भी शादी कर सकते हैं, समलैंगिक लोग शादी कर सकते हैं। उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस के आधार पर उनको परिवार बनाने से रोका नहीं जा सकता, ये तर्क देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन
भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और दुनिया भर में ऐसा था, केवल भारत में ही नहीं, भारत में खास तौर से परिवार की अवधारणा पर टिका हुआ है समाज। और परिवार की अवधारणा में भविष्य को सोचकर फैसले लिए जाते हैं, वो उसके समाज के नियम तय किए जाते हैं और उसके केंद्र में होता है बच्चा। इस पूरी बहस में 10 दिन ये बहस चली, किसी वकील से, किसी जज से आपने बच्चे का जिक्र सुना क्या? उस बच्चे का क्या होगा? 2 पुरुष अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल जाए, शादी कर लें और वो एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो क्या होगा उसका नतीजा? कि आपने एक माँ से एक बच्चा छीन लिया, किसी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया होगा, उससे वो बच्चा छीन लिया आपने, और उस बच्चे से माता पिता छीन लिए, यानी उसका कोई बायोलॉजिकल पेरेंट होगा ही नहीं। वो जो दोनों हैं उनका और बच्चे का कोई रक्त संबंध ही नहीं है। ऐसे माता पिता जो अपनी सहमति से आज साथ रह रहे हैं, हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद वो तय करें कि अब हम साथ नहीं रहेंगे, तब बच्चे का क्या होगा? किसी भी बच्चे के लालन पालन में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दुनिया भर में जितनी रिसर्च खोज लीजिए, सब जगह मिलेगा कि उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, उसके डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो असर होता है उसके पेरेंट्स का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को दोनों का प्यार मिलना चाहिए, इसीलिए शादी की संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए इतना तो माना है कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है। वो लोग आए थे फंडामेंटल राइट का सवाल लेकर, उन्होंने सवाल उठाया था हिंदू मैरिज एक्ट पर, स्पेशल मैरिज एक्ट पर, फॉरेन मैरिज एक्ट पर, कि इन सब को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब जिस तरह की परिस्थिति पश्चिम में बन रही है, नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, वो अपनी देश की संस्कृति से नफरत करती है, अपने देश से नफरत करती है। उसके लिए दूसरा समाज, वो समाज जो आज है, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इन लोगों की अब देखिए, बात यह है कि आप समलैंगिक विवाह की बात करें, आप ट्रांसजेंडर की बात करें, आप क्यूअर यूनियन की बात करें, इसकी परिभाषा तो बताइए। ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या होगी? कह रहे हैं लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं होगा, फिर किस आधार पर आधारित होगा? तो ये कह रहे हैं निर्धारित होगा हम महसूस क्या करते हैं। यानी आज मैं अपने को पुरुष मानता हूँ, कल सुबह सो के उठूँ, मैं कहूँ कि आज से मैं स्त्री हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूँ। और फिर 5 दिन बाद मैं कहता हूँ कि नहीं मैं पुरुष हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा मैं पुरुष हूँ। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विकृति समाज में आएगी इससे। उसका उदाहरण दिखाई दे रहा है यूरोप और अमेरिका में। भारत और भारतीय समाज आज भी इसलिए बचा हुआ है कि परिवार बचा हुआ है। परिवार जिस दिन टूटेगा, उस दिन जो है पूरी सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसमें मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ऐसा सोचते हैं। इस बात पर भी अफसोस नहीं है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग एक ऐसा है जो पश्चिम की नकल में अंधा हो चुका है, जिसको लगता है कि पश्चिम में जो हो रहा है वही अच्छा है, वही मानवता के लिए बेहतर है और सब बेकार है। उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत अपने धर्मगुरुओं से है, आध्यात्मिक गुरुओं से है। वो चाहे किसी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, किसी मजहब के हों, वो चाहे इस्लाम के हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हों, चाहे सिख धर्म के मानने वाले हों, चाहे जैन धर्म के मानने वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। वो कहाँ हैं? वो क्यों चुप हैं? इस देश का समाज क्यों चुप है? और मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहता है कि व्यक्ति निर्माण का काम करता है, तो व्यक्ति निर्माण का आप काम करेंगे, अगर ऐसा व्यक्ति बनेगा तो उससे कौन सा समाज बनेगा, कौन सा परिवार बनेगा जिसमें किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। अभी नवरात्र शुरू हुए हैं और 2 दिन 3 दिन पहले तक 14 तारीख तक हम लोग पितृपक्ष मना रहे थे। कौन किसका पितृ होगा? अगर समलैंगिक विवाह को आपने परमिशन दे दी, उसको मान्यता दे दी कानूनी, तो किसका कौन पितृ होगा? किसका तर्पण करेंगे? किसको याद करेंगे? हम कई पीढ़ियों तक के अपने पिछले लोगों को याद करते हैं पितृपक्ष में, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये है भारतीय समाज। ये भारतीय समाज पश्चिम में जो कुछ हो रहा है उसकी समस्या कितनी गंभीर है, ये यहाँ के लोग अभी समझने को तैयार नहीं हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला
किसी ने इसको गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी की, जिन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट को कहिए, मतलब ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धमकाया ना होता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास किया और कहा कि 99% 99% वकील खिलाफ है इसकी सुनवाई के। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये काम कोर्ट का नहीं है, सामाजिक बदलाव के बारे में फैसला करना ये संसद का अधिकार है, जो चुने हुए लोग हैं उनका अधिकार है, ये जनता का अधिकार है। वो तय करेगी, संसद तय करेगी कि इस कानून में कोई परिवर्तन होना है या नहीं है। ये लेजिस्लेटिव डोमेन है। आखिर में आकर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में मानना पड़ा कि चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो, चाहे पर्सनल लॉ हो, इन सब में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। लेकिन अपना ईगो कैसे छोड़ दें? तो कहा कि हम सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन अदालत का किसी भी कानून को रिव्यू करने का अधिकार भी हम मानते हैं। ज़रूर मानते हैं, मानिए, लेकिन सवाल ये है कि जो आपका डोमेन नहीं है उसमें जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरा फंडामेंटल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे की सुनवाई करनी ही क्यों चाहिए थी। अब आपको लगेगा कि जो है इन सब दबावों के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है डर गया और वो उसने जो करना चाहता था, कम से कम 2 जज जो चाहते थे, वो नहीं हुआ। इस गलतफहमी में मत रहिए। वो 3 स्टेप में इसको पूरा करेंगे। जो चाइनीज़ पॉलिसी होती है ना, सलामी स्लाइसिंग की, वही हो रही है। पहला स्टेप वो था जब समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज किया गया, वहाँ से आपने दरवाज़ा खोल दिया इसके लिए। दूसरा कदम इस फैसले ने उठाया है। इस फैसले में यूनियन का जिक्र किया गया है, सेम सेक्स पीपल के यूनियन की बात की गई है, उसको परिवार उनका माना गया है, यूनियन की बात की। वो शब्द आने के साथ ही दूसरा स्टेप आ गया है। और उसके साथ साथ जो आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और ट्रांसजेंडर्स की सामाजिक सुरक्षा के उपायों पर विचार करेगी और वो संस्तुति देगी, उसके आधार पर सरकार नियम कानून बनाएगी। तो उसमें कई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं कि भाई आप वो कमेटी बनाइए, हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक हॉटलाइन बनाइए, एक डेजिग्नेट अलग से उनके लिए रहने के लिए जो है आवासीय परिसर बनाइए, ऐसे लोगों के रहने के लिए। ये तमाम तरह की हॉटलाइन बनाइए। पुलिस को ये अधिकार नहीं होगा कि उनसे वक्त बेवक्त बुलाकर पूछताछ करें। किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस को उसके विवाह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को देखकर या आप ये मानते हैं कि केवल हेट्रोसेक्सुअल्स को शादी करने का अधिकार है, तो इसका मतलब है आप भेदभाव कर रहे हैं और ये कई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट आज का ये हमें बता रहा है। इसके अलावा आप देखिए इस सारी बातचीत में ये अधिकार मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना, अधिकारों की सिर्फ बात हो रही है, कोई बंधन की बात नहीं हो रही है। विवाह एक सामाजिक बंधन है, वो कानून के जरिए बांध कर नहीं रखता। हिंदू धर्म में तो तलाक शब्द है ही नहीं। लेकिन ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसके बाद कानून बना, दुनिया में और देश में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार बदलाव हो रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो कदम उठाने की कोशिश हो रही है, ये जो सबसे पहली बात ये है कि आप अगर किसी के अधिकार की बात करते हैं, आप किसी एक कम्युनिटी को, नई कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो पहले उसकी परिभाषा दीजिए। आप बताइए कि क्यूअर कौन है, आप बताइए कि ये ट्रांसजेंडर कौन है, इनकी क्या परिभाषा है, किस आधार पर तय होगा कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, ये नहीं है। और इससे ज़्यादा भी कर दिया कि आपने ट्रांसजेंडर को बैकवर्ड्स में शामिल कर दिया, ओबीसी में। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 1000 छात्र कल सुबह निकलें और कहें कि आज से हम ट्रांसजेंडर हैं, तो आप उनको आरक्षण का अधिकार देंगे? वो आरक्षण के आधार पर नौकरी पा जाएं और उसके बाद 10 दिन बाद वो कहें कि हम अब ट्रांसजेंडर नहीं हैं, फिर क्या होगा? अमेरिका, यूरोप में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो पब्लिक टॉयलेट्स की है कि उसमें ट्रांसजेंडर जो है वो बताएगा आज वो पुरुष नहीं स्त्री है,
तो वो महिलाओं के टॉयलेट में जाएगा, आज वो पुरुष है तो वो पुरुषों के टॉयलेट में जाएगा, भले ही स्त्री हो। ये विचित्र किस्म का जो पागलपन है वो भारत में ना आने पाए, भारतीय समाज में ना आने पाए, इसके लिए देश को खड़े होने की ज़रूरत है। इसके लिए देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हम लोग ऐसे हैं, भारतीय संस्कृति ऐसी है जो आज के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचती है, भविष्य के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। जिस दिन घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसके भविष्य की योजना बनने लगती है। क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, क्या नौकरी करेगा, उसकी सारी योजना माँ बाप बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम भविष्य के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए अब भी जीते हैं, भविष्य के लिए उनके सोचते हैं, तो सोचिए कि ये जो कोशिश हो रही है वो आपके समाज को, आपके परिवार को किस तरह से तोड़ेगी और किस तरह से नष्ट करेगी और किस तरह की पीढ़ी पैदा करेगी, जिसमें बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, माँ को बच्चे का साथ नहीं मिलेगा, जो पिता होगा या माता भी हो सकती है इस मामले में, जिसका कोई बायोलॉजिकल संबंध बच्चे से नहीं होगा, तो वो जो बच्चा होगा, वो जो पीढ़ी तैयार होगी, वो किस तरह की होगी, उसकी सामाजिक मान्यताएं क्या होंगी, उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं क्या होंगी, वो किस तरह का समाज बनाएगा, किस तरह का देश बनाएगा, उसका देश से क्या लगाव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आप मानकर चलिए कि जो एक बड़ा संकट आने वाला था देश पर, समाज पर, वो उसको थोड़ी देर के लिए टाल दिया है इन 3 जजेस ने, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने। वरना अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस संजय किशन कौल की चलती, अगर उनका बहुमत होता, एक जज अगर उधर चला गया होता, तो हम आज उस अंधे कुएं में गिर चुके होते। लेकिन हम गिरेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमारे जो कर्णधार हैं वो चुप हैं। सबसे ज़्यादा निराशा जो है धार्मिक गुरुओं से, आध्यात्मिक गुरुओं से हो रही है, जिनका काम है समाज में गिरावट को रोकना, जिनका काम है समाज को हर समय जागरूक रखना, समाज में आने वाली बुराइयों को दूर करना। उनकी चुप्पी की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। तो इस फैसले का बड़ा दूरगामी असर होने वाला है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो ये जो मेजॉरिटी का जजमेंट आया है, इसके पक्ष में एक बड़ा जन अभियान होना चाहिए, एक जन जागरूकता का अभियान चलना चाहिए। हम सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस खतरे को पहचान ही नहीं रहे हैं, हम इस बुराई की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे जो कुछ अधकचरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो यूरोप का कूड़ा करकट पढ़कर हमें बता देते हैं, उससे ज़्यादा हम जानते भी नहीं हैं। तो जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसका नुकसान क्या होगा, आज की पीढ़ी पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी। आज का समाज तो बिगड़ेगा ही, आने वाला भविष्य बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सचेत हो जाइए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।